नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं बीकेसी कोविड जंबो फैसिलिटी में मौजूद हूं। मुंबई कोरोना हॉटस्पॉट रही है और यहां पर जिस तरह से कोविड से लड़ने के लिए मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बने थे, बीकेसी ग्राउंड पर जो ये कोविड फैसिलिटी बनी है वो सबसे बड़ा कोविड सेंटर मुंबई का रहा कोविड मरीजों के लिए। और अब इसी सेंटर को सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर में भी तब्दील किया जा चुका है। 75 वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे सिटी में और ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर होगा। और यहाँ के डीन डॉक्टर राजेश डेरे इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर में इसको तब्दील किया गया है। अगर दर्शकों को आप दिखाना चाहें किस तरह से शुरुआत होगी और क्या क्या अंदर तैयारियां हैं। सेपरेट एंट्री है, जो भी नागरिक आएगा, जो भी रजिस्टर्ड होगा कोवैक्सीन ऐप पे, वो पहले यहाँ के उसका स्टरलाइज होगा, मास्क चेक होगा। ये जो लिस्ट देख रहे हो, इससे कंपेयर किया जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि नहीं। एक वेटिंग एरिया अच्छा विद सोशल डिस्टेंसिंग 50 लोगों के लिए बना चुके हैं। फिर यहाँ से आप हेल्प डेस्क देखिए, ये 24 घंटा इट विल बी मैन्ड बाय ए डॉक्टर। सो यहाँ से एक टोकन नंबर मिलेगा कि उनको किस बूथ में यहाँ से जाना है। ये वैक्सीनेशन नंबर 6 है। जो भी टोकन उनको वहाँ मिलेगा, उस बूथ में वो नागरिक जाएगा। वहाँ एक डॉक्टर, एक ट्रेन सिस्टर और एक वार्ड बॉय भी फिर काउंटर चेक करेगा। यहाँ पे 15 यूनिट है, जैसे ये 6 नंबर यूनिट है, वैसे 15 यूनिट है। हर यूनिट में एक ट्रेन डॉक्टर, एक ट्रेन सिस्टर। और एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीन इस फैसिलिटी में लगाया जा सकेगा? अभी अगर 15 यूनिट, हम 2 शिफ्ट चलाने के हमको आदेश है महानगर पालिका के, एमसी सर के और एएमसी सर के। उस हिसाब से अगर 16 घंटे हम चलाते 15 यूनिट, 2000 से 2500 तक हम पर डे यहाँ कर सकते। ये पूरी आईसीयू फैसिलिटी भी तैयार की गई है। यूनिट ही है हमारा यहाँ पे। कितना भी सीरियस पेशेंट अगर गलती से हो भी गया, यहीं के वहाँ हमको ट्रीट करने की सुविधा कर चुके हैं। तो अब ऐसा लगता है सर कि ऐसी भी स्थिति आएगी क्या? नहीं लगता है, लेकिन बट यू डोंट नो। तैयारी हमारी होनी चाहिए। क्या होता है कि लोगों को ये डर नहीं चाहिए कि मैं अचानक सीरियस हो गया। जो भी रूमर्स आज वैक्सीन के फैलाए जा रहे हैं गलती से, उसमें कई कई जगह ऐसा भी लिखा है कि मर भी सकता है इंसान। तो उनको ये भी डर नहीं रहना चाहिए कि महानगर पालिका अगर मैं वैक्सीन देते ज़्यादा सीरियस हुआ तो मुझे बेड मिलेगी कि नहीं, ये मिलेगी कि नहीं। तो हमने उसको अटैच करके पूरा क्रिटिकल केयर यूनिट बना दिया। स्वास्थ्य कर्मियों में भी सर ये भ्रम या शक एक तरह से हमने देखा है। कई डॉक्टर्स हैं जो कुछ महीने के लिए वेट करना चाह रहे हैं। तो ये नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं, अभी तो स्वास्थ्य कर्मी ड्राई रन के बाद सारे कॉन्फिडेंट हो गए। आपको बता सकता हूँ कि हेल्थ केयर वर्कर अभी हो के रजिस्टर हो रहे सामने से, तो उनका डर तो अभी निकल चुका है। रहा पब्लिक का जो डर है, वो जो भी फैलाया गया है, आप जैसे ही ड्राई रन अभी सब लोग देखेंगे, और मेरी अपील है लोगों से कि ये जो भी वैक्सीन है, इसके पूरे सेफ्टी मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख चुकी है, महानगर पालिका भी देख चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी देख चुकी है। आप कृपया कोवैक्सीन वैक्स पे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन दीजिए। और आपको जहाँ भी कितनी बड़ी चुनौती रहेगी सर आम लोगों में ये शक या भ्रम को हटाना, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी बीएमसी के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे ले जाने में? नहीं, वो तो है कि फिलहाल एक बार प्रैक्टिकल जब शुरू होता है, 10-15 दिन में अगर वैक्सीनेशन दिए जाते और कोई भी ऐसी कोई एडवर्स कोई न्यूज़ नहीं आएगी, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद लोग खुद होके आएंगे और पीछे लगेंगे कि हमको भी वैक्सीनेट करना है। तो शुरुआती तौर पर जैसा कि डेरे सर ने भी अभी दिखाया कि काउंसलर्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और एक बार फिर से बता दें कि मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर इसे तैयार किया गया, क्योंकि 15 यूनिट हमने आपको दिखाया किस तरह से अंदर रूम्स वैक्सीनेशन के तैयार हैं। तो जैसे ही वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा, 2 दिनों के अंदर बीएमसी की तैयारी है कि वैक्सीन लोगों को लगानी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और देश भर में आपको बता दें कि आज ड्राई रन हुआ है, तमाम ज़िलों में हुआ है। 33 राज्यों के साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश के 736 ज़िले हैं, वहाँ पर ड्राई रन हुआ है। किस तरह से, शरद शर्मा अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में कुछ इस तरह से कोरोना का टीका लगेगा। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में मैक्स हॉस्पिटल के ड्राई रन की तस्वीर देखिए और समझिए कोरोना टीकाकरण के दौरान क्या होगा। वैक्सीनेशन साइट पर जाने पर सबसे पहले आपको वेटिंग एरिया में इंतजार करना होगा, फिर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। इसके बाद आपको कोरोना का टीका लगाया जाएगा। टीका लगवाने के बाद आपको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन एरिया में इंतजार करना होगा, ताकि अगर टीके का कोई दुष्प्रभाव हो तो उससे निपटा जाए और सरकार को भी सूचित किया जाए।
बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशन क्या उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। लर्निंग है हमारे लिए भी, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अच्छा है। तो हम लोग के लिए फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। हम लोग उसके देख रहे हैं कि प्रो कॉन्स क्या होंगे। जिला स्तर पे फर्स्ट स्टेज पे तो हमने ये किया है कि हॉस्पिटल्स में ही अभी वैक्सीनेशन हम कराएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास 6 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बड़े जो 100 बेड के ऊपर हैं और 2 सरकारी हैं, लेकिन इसमें हॉस्पिटल्स की संख्या कम है तो हम बेड की संख्या रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि थोड़ा कम कर दे, तो 50 बेड या 25 बेड हॉस्पिटल्स में भी इम्यूनोकुलेशन शुरू कर दें। टीकाकरण के बाद आधा घंटे तक ये देखा जाएगा कि आपके अंदर कोई टीके का दुष्प्रभाव तो नहीं है, यानी कहीं कोई आपको चक्कर तो नहीं आया, आपके सर में दर्द तो नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब आपको आधा घंटे तक मॉनिटर किया जाएगा। शुक्रवार को होने वाला ड्राई रन पूरे देश में होने वाला दूसरा ड्राई रन था और उम्मीद की जा रही है कि अब और ड्राई रन नहीं होगा, सीधा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। किसी भी देश में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। यूके में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच यूके की उड़ानों पर पाबंदी हटने के बाद मुसाफिरों का आना शुरू तो हो चुका है, लेकिन एयरपोर्ट पर किस तरह से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, इस पर सुकृति द्विवेदी की इस रिपोर्ट में देखिए। यूके से आए मुसाफिरों को दिल्ली पहुंचकर झटका सा लगा। उनके आने से ठीक पहले यहाँ के नियम बदल दिए गए और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को अनिवार्य कर दिया, भले ही वो कोरोना पॉजिटिव हों या नहीं। ये बच्ची सिर्फ 6 महीने की है, ये बहुत बीमार है। इसके साथ सिर्फ उसकी माँ ही है। 6-7 नवजात भी इसकी तरह से फंसे हुए हैं। 6-7 infants are stuck here. मुसाफिरों का कहना है कि लैंड करने के घंटों बाद भी वो अपना RT-PCR टेस्ट किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले हफ्तों में हजारों और लोग आने वाले हैं। कोरोना के नए यूके स्ट्रेन के मद्देनजर दिल्ली में कायदे कानून सख्त कर दिए गए हैं। भारत, नॉर्वे, आयरलैंड ने यूके के लिए उड़ानों से पाबंदी हटा ली है, लेकिन फ्रांस, स्पेन और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने पाबंदी को और बढ़ा दिया है। दिल्ली और मुंबई में पहली 2 उड़ानों से तकरीबन 500 लोग आए। 30 जनवरी तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के लिए यूके से उड़ानों को इजाजत है। हर हफ्ते 30 उड़ानें होंगी, 15 भारतीय विमानों से और 15 ब्रिटिश विमानों से 23 जनवरी तक। आने और जाने से पहले मुसाफिरों को RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। दिल्ली एयरपोर्ट ने मुसाफिरों को सलाह दी है कि वो यूके से लैंड करने और यहां से अगली फ्लाइट के बीच कम से कम 10 घंटे का अंतर जरूर रखें। भारत ने कोरोना से लड़ाई में काफी कामयाबी हासिल की है और ऐसे में यूके से उड़ानों पर पाबंदी हटाने का फैसला लिया गया है, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जहां इस समय पूरी तरह लॉकडाउन है। आम लोग ही नहीं, मेडिकल विशेषज्ञ भी इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इस बात के आसार हैं कि मुसाफिरों की फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट हो और वो कोविड संक्रमण के साथ घूम रहे हों। अच्छी बात है कि कोरोना वाले बेड खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उड़ानों को अनुमति से मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है और ये खतरनाक स्थिति होगी। आज 9 और लोगों में यूके स्ट्रेन पाया गया। भारत में यूके स्ट्रेन के मामलों का आंकड़ा बढ़कर 82 हो चुका है, पर सरकार ने इस मामले में सूचना देने का सिलसिला कम कर दिया है। 23 दिसंबर को जब उड़ानों पर पाबंदी लगाई गई तो ये कहा गया था कि पिछले 4 हफ्तों में तकरीबन 33,000 यात्री यूके से भारत में आए हैं और इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। पर पिछले 9 दिनों से सरकार ने इस मामले में कोई सूचना नहीं दी है कि इनमें से कितने यात्रियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाई और कितने कोविड पॉजिटिव पाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब ये बात करते हैं किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान डटे हुए हैं। 8वें दौर की बातचीत सरकार के साथ किसान संगठनों की आज हुई, जो बेनतीजा रही। अब अगले दौर की जो बैठक है 9वें दौर की, वो 15 जनवरी को होनी है। इस बीच किसानों ने साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानून अगर वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक वो डटे रहेंगे। हमने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि या तो पंजाब को हम नगारे बजाते जाएंगे, जहाँ हमारी लाशें जाएंगी। लॉज निरस्त कराए बिना एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। या तो जीतेंगे या तो मरेंगे। किसान संगठनों का संदेश साफ है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा छूटने के बाद किसान संगठनों ने अपना रुख कुछ और कड़ा कर दिया है। उनका कहना है वे अदालत भी नहीं जाएंगे। सरकार कोर्ट के फैसले को उड़ीक रही है।
11 तारीख को क्या होगा वो हमें सजेस्ट कर रही है कि आपको पार्टी बनना चाहिए टेढ़े मेढ़े तरीके से। लेकिन हमने ये बात बोल दी, अगर जथेबंदियों ने पार्टी बनना है नहीं बनना वो जथेबंदियों की मीटिंग में तय होगा। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में, आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। वैसे किसान एक और दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं। 15 जनवरी को नवे दौर की बात होनी है। सरकार अपील कर रही है कि किसान कानून वापसी की मांग छोड़ कोई और विकल्प दें। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। तो सर ये विचार करने वाला प्रस्ताव है क्या? अगर ये अच्छा विचार वो किसान यूनियन की तरफ से आना चाहिए ना प्रशांत जी, मेरे और आपके प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं है। जाहिर है आगे का रास्ता आसान नहीं है। नए कृषि कानूनों पर अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से अब तक सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस मसले पर गतिरोध और मतभेद दोनों पक्षों के बीच जस का तस बना हुआ है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर होने वाली सुनवाई के बाद बुलाई गई 15 जनवरी की बैठक में सरकार क्या नई रणनीति लेकर इस गतिरोध को खत्म करने के लिए सामने आती है। विज्ञान भवन से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात यूपी के बदायूं की, जहां गैंगरेप और हत्या के मामले में जो मुख्य आरोपी है मंदिर का महंत, आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके 2 साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। ये फरार चल रहा था, लेकिन गांव वालों ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस गांव में रात में टहल रहे कुछ लड़कों को कुत्तों के भूखने की आवाज सुनाई दी। वे पता करने निकले तो उन्हें पुजारी नजर आया। थोड़े संघर्ष के बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया। पुलिस बुलाई जो उसे बाइक पे बिठा के ले गई। मैंने कुत्ता भौंक रहे था, देख कहाँ बाबा बताई तो बाबा ये हमें बाबा ही परछाई दीजिए चक रोड पे यहाँ पर आ गया। अच्छा, तो हमने भाई मुँह पे बैटरी मार के वो हमने देखी कि बाबा है, तो बाबा जब खन्नी में गिरो फिर हम भाई ऊपर से हम गिरे 2 जने। फिर खेतों में भाजो, खेत में जाकर फिर हमारे ऊपर मट्टी मार रहे गेहूँ से खेड़ खेत में से, तो ये हमने पकड़ लो आए। तो हम लोग खेतों में रखवाली कर रहे थे, तो 5 लोग थे। तो हमें शक हुआ किसी का आने का, तो हमने दूसरी तरफ जाके देखा, तो जब नज़दीक आ गए तब देखा बाबा आ गए। फिर हमने काफ़ी दौड़ा के तो पकड़ा है, काफ़ी दूर भागे, उसके बाद हाथ आए। इतवार को अपने बीमार पति के लिए झाड़ फूक करवाने एक महिला शाम 5 बजे अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर एक मंदिर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। उसके बेटे ने फोन किया तो फोन बंद मिला। रात 11 बजे के बाद मंदिर का पुजारी अपने 2 साथियों के साथ महिला का शव उसके घर डाल के चला गया। उसके दोनों साथी गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन पुजारी फरार था। तीसरा जो अभियुक्त फरार था, जिस पर 50,000 का इनाम था, उसे भी ग्राम मेवली के निकट पकड़ लिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है, और जो भी तथ्य और सबूत एविडेंस सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पुजारी का कहना है कि महिला मंदिर आई थी, लेकिन जाते वक्त एक कुएं में गिरने से मर गई है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम मौके पर मंदिर और पुजारी के घर और कुएं की जांच पड़ताल कर रही है। धार्मिक लोगों को लेके आम लोगों में एक श्रद्धा का भाव होता है और उनके ऊपर बहुत भरोसा होता है। ऐसी घटनाओं से वो भरोसा बहुत बुरी तरह टूटता है, जो बहुत खतरनाक है। बदायूं में रणदीप सिंह और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की शारदा नहर में बहकर आई डॉल्फिन मछली को गांव वालों ने बेरहमी से पीटकर मार डाला। बस निकाल ले बे! वीडियो दिल दहला देने वाला है। गांव के लोगों ने कुल्हाड़ी और डंडे लेकर इस डॉल्फिन को मार डाला। ये गंगा नदी की डॉल्फिन थी, जो कि खत्म होने के कगार पर है, और वन्य जीव कानून के तहत इसे मारना जुर्म है। वन विभाग ने वीडियो के आधार पर 3 आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। डॉल्फिन को मारने का वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें उस पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमले किए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने वाले बयानों के मामले में कंगना रनौत से 2 घंटे बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। हालांकि पूछताछ पूरी नहीं हो पाई है। अब 11 जनवरी को इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत
बांद्रा पुलिस थाने अपना बयान देने पहुंची जरूर, लेकिन तय समय से 1 घंटा देरी से। दोपहर 12 बजे के बजाय 1 बजे आई कंगना से पुलिस ने 2 घंटे यानी कि 3 बजे तक पूछताछ की। पुलिस थाने से बाहर निकलते वक्त कंगना मीडिया की तरफ हाथ दिखाते हुए गई, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो कंगना से अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है। कंगना के ऊपर सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने का आरोप है। इससे जुड़े कंगना के तकरीबन 100 से ज्यादा ट्वीट हैं। उन सभी के संदर्भ में पूछताछ करनी है। अभी सिर्फ 4 से 5 ट्वीट के बारे में पूछताछ हो पाई है, इसलिए कंगना को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि कंगना की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 11 जनवरी को ही है, इसलिए बहुत कुछ अदालत के आदेश पर निर्भर करता है। पुलिस थाने के लिए निकलने के ठीक पहले कंगना ने अपना एक वीडियो ट्वीट कर खुद को सताए जाने का आरोप लगाया था और थाने में हाजिरी पर भी सवाल उठाया था कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है, और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपनी साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। मुंबई में रहने वाले साहिल सैयद नाम के शख्स की अर्जी पर बांद्रा मजिस्ट्रेट ने बांद्रा पुलिस को कंगना के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच का आदेश दिया है। कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ 17 अक्टूबर को राजद्रोह, धार्मिक भावना भड़काने और समाज में तनाव फैलाने का मामला दर्ज कर बांद्रा पुलिस ने 3 बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन दोनों बहनें नहीं आई। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट से उनके खिलाफ दर्ज FIR खारिज करने की मांग की। अदालत ने मामला तो खारिज नहीं किया, लेकिन दोनों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाकर 8 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पूछताछ का आदेश दिया था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद कंगना ज़्यादा मुखर हुई, खास करके उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया और उसमें बॉलीवुड में भी उन्होंने नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का आरोप लगाया और उसके बाद वो सरकार के निशाने पे भी आई, जिसके तहत उनकी BMC ने उनका जो दफ्तर था उसको भी डिमोलिश कर दिया था। हालांकि उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ही BMC को भी लताड़ पड़ी थी। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लेह में आइस हॉकी चैंपियनशिप। और अब आइए आपको दिखाते हैं लेह में आइस हॉकी चैंपियनशिप की तस्वीरें, जिसकी शुरुआत से पहले ITBP के जवान तैयारी करते हुए नजर आए। इस चैंपियनशिप में महिलाएं और पुरुष दोनों ही भाग ले रहे हैं। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है, जिसमें कनाडा की टीम और भारतीय टीम आमने सामने है। इस बीच लेह में ITBP आइस हॉकी के लिए तैयार होती हुई नजर आई। और मुंबई के BKC कोविड जंबो सेंटर से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।